सब- चलो भाई, सब बीमार पड़े हैं ना भाई। बीमार उमार पड़ते नहीं है हम, लेकिन क्या बताएं, सारा बुढ़ापा आ गया है एकदम से। क्या क्या बता रहे थे वीटी सर वैसे? घूमने गए हैं, ऐसा बता रहे थे? नहीं, पहले तो हम यही सोचे थे कि हम संडे को जाएंगे और ट्यूसडे को आ जाएंगे। लेकिन संडे को फीवर आया 103 104। फिर सोचे यार छोड़ो, खत्म। शाम तक, रात में जागे। फिर उसके बाद मंडे को सुबह उठे, गले में दर्द, कुछ निगल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरा गला फट जाएगा। किसी तरह से बस कटा वो दिन। फिर अच्छा, हमको लगा कि ऐसे ठीक है, चलो कोई नॉर्मल बात है, हो गया ठीक है। फिर उसके बाद उस दिन इग्नोर कर दिए। फिर अगले दिन ट्यूसडे को ट्यूसडे को तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं पानी नहीं पी पा रहा था। तो अभी तो यही सब, कब टॉनिक वॉनिक ये सब पी रहा हूँ, शहद वहद डाल के किसी तरह से चल रहा है जीवन यापन। इतना दवा दिया है खाने के लिए। एक तो इतनी ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस हो जा रही है ना, इरिटेशन होने लग जा रही है एकदम से बस। चलो भाई, देखो ये बताओ भैया, बच्चा, पहले तो ये बताओ, इस बार टेस्ट का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। हाँ? क्यों भाई? रुको, नंबर खोल लें। देखो, एक बात हम तुमको वास्तविक बता दें। पहले दिन कहे थे जब हम नया नया आए थे शुरुआत में ही, कि उन लोगों का सिलेक्शन बहुत मजेदार में रहेगा जो कंसिस्टेंटली क्लास खत्म नहीं कर पाएंगे। पहली बात, प्रायोरिटी वाली बात। तो सेशन क्लोज करिए ढंग से। और द्रोणिका तो बैच 1 की है, तो वो बैच 4 बैच 5 की है, लेकिन बैच 1 2 में पढ़ दिया। जीवर्स की बच्ची है, एक बच्ची है द्रोणिका जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है सारे टेस्ट में, 652 नंबर। ठीक है, अभी 652 है। सिलेबस खत्म होते होते ये और इम्प्रूव हो जाएगा। विकास है कि घर है? एब्सेंट है। 165 165 165 155, 650 नंबर। समीर, हो भाई? समीर खान। हाँ, वो बैच 1 का है क्या ये? हाँ, हाँ बैच 1 का है, समीर बैच 1 का है यार। ठीक है। प्रियांशु, सचिन, ये भी बैच 1 का ही है। रिफत मोहम्मद कौन है यार? हाँ, ये नहीं, मैंने पहली बार इसका नाम देखा टेस्ट लिस्ट में। इसके पहले कभी नहीं देखा था। आदिल नसीम, 581। क्या भाई साहब, एकदम खत्म ही हो जा रहे हैं यार। आदिल 575। तो ये बेसिकली ये वो नंबर्स हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लिस्ट से गायब ही हो गए, जिनके थोड़े ठीक ठाक नंबर आ रहे थे, जिनसे एक्सपेक्टेड था कि ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ लिस्ट से गायब हैं। थोड़े समय बाद और गायब हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो देखिए क्या है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अंत भला तो सब भला। तो कंसिस्टेंसी के साथ, मन लगा के, ईमानदारी से, अपने ऑफलाइन के स्केड्यूल के हिसाब से अपना रेगुलर शेड्यूल टारगेट करके सिलेबस अच्छे से खत्म कर लीजिए। वरना ये वो समय होता है जहां आप बहुत आसानी से पूरी तरह से भटक सकते हैं। और इतने जिम्मेदार अगर आप होते तो आप अब तक सेलेक्ट हो चुके होते, ये बात मानिए। तो अपने आप को बहुत जिम्मेदार मत समझिए। जो टेस्ट हो रहे हैं उस टेस्ट को प्रेशर समझ के उस टेस्ट के हिसाब से पढ़ाई कर लीजिए। आपका जो ऑफलाइन का शेड्यूल चल रहा है उसके हिसाब से अपनी स्टडी प्लान कर लीजिए। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि नीट का एग्जाम टफ नहीं है। नीट का एग्जाम निकालने के लिए आपको पूरा सिलेबस आना चाहिए बस।
एक भी चैप्टर छूटा नहीं रहना चाहिए, अगर चैप्टर्स छूटे रहेंगे तो दिक्कत रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो अभी तो चलिए ठीक है, ये एक आई ओपनर था। इसके बाद फिर मैं एक और टेस्ट कराऊंगा फुल लेंथ, जब मैकेनिक्स वाला सेशन पूरा करा लूंगा तब। केवल मैकेनिक्स वाला सेशन पूरा कराने के बाद मैकेनिक्स के सेगमेंट से केवल फिजिक्स का एक 180 नंबर का पेपर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा 3 घंटे के लिए। ठीक है, केवल 3 घंटे के लिए डाल के 3 घंटे बाद उसको डिलीट कर देंगे, फिर उसके बाद उसको बाद में डाल देंगे। तो जिसको भी टाइमिंग स्लॉट मैं बता दूंगा कि मैं कब से कब डालूंगा, अपना ओएमआर लेके पेपर खोल के, ठीक है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को ईमानदारी से सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके दे दीजिएगा। ठीक है ना? लेकिन पढ़ लीजिए मित्र प्लीज। क्या हो भाऊ विष्णु, एकदम गायब हो? ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे नंबर ढूंढते चले गए, कहीं तो नाम दिख जाए, कहीं तो नाम दिख जाए, कहीं दिखा नहीं। क्या बात है? कॉन्फिडेंस ज्यादा आसमान चढ़ के बोल रहा है ना? थोड़ा जगा लो खुद को। और बहुत ही रद्दी स्तर का पेपर था। एक भी सवाल फिजिक्स का तो मैं स्पेसिफिकली बताऊं, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसको पढ़ने के बाद ये लगे अरे इसमें क्या करें। ऐसा कुछ नहीं था। तो थोड़ा जगा लो यार, काहे ऐसे परेशान हो रहे हो और कर रहे हो? बात समझ रहे हो ना? थोड़ा सा अगर अच्छा नंबर ले आओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं ले आओगे तो नहीं बढ़ेगा यार। एफर्ट डालो, पुश करो खुद को, बस इतनी सी बात है। थोड़ा ज्यादा पुश करो और अपने आप को थोड़ा सा ना स्टैटिकली सिलेबस के अंदर बाउंड करो कि ठीक है यहाँ ये चल रहा है, इसके हिसाब से मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है। चलो आ जाओ, वेव्स में देखो क्या क्या पढ़ लिए थे। आह, ऊ, 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 क्या क्या पढ़े हो भाई वेव्स में, बता दो जरा तो। सिंपल इक्वेशन ऑफ वेव्स की बात कर लें भाई। हाँ, हाँ भाई, क्या पढ़े थे इक्वेशन ऑफ वेव्स में? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। प्लस माइनस का कहानी क्लियर है? वेव किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है, ये सब क्लियर है? चल बढ़िया। तो ये बताओ, ओमेगा तो अपने पास 2 पाई बाई टी हो जाता है, और के को क्या बोलते हैं? वेव नंबर, और इसका क्या 2 पाई बाई लैम्डा। अच्छा, ये इक्वेशन प्लस एक्स में जा रही है कि माइनस एक्स में? प्लस एक्स में। अगर यही y बराबर लिखा होता क्या? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो माइनस एक्स एक्सिस में जा रही होती ना। अच्छा, वेव स्पीड याद है क्या हो? वेव स्पीड याद है? एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड नहीं बता रहे हैं क्या होता है, बताने की जरूरत है क्या? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, तो ठीक है, टाइम पीरियड, हाँ, वेवलेंथ, जानते हो ना? हाँ, वेव स्पीड क्या? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पहले माइनस लगा रहता है, इसे मॉड के हिसाब से तुम कर लिया करो, ठीक है ना? वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है उसके हिसाब से तो डायरेक्शन क्लियर ही है। क्लियर है ना? तो तुमको वेव स्पीड निकालनी हो तो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख लिया करो। प्लस एक्स में जा रही है तो दोनों के कोफिशिएंट्स के साइन कैसे होंगे? ऑपोजिट। और माइनस एक्स में जा रही है तो सेम। क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद पार्टिकल स्पीड की बात किए थे। पार्टिकल स्पीड में क्या था वो? पार्टिकल स्पीड में वीपी बराबर क्या लिखे थे? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो लिखे थे। और स्लोप निकाले थे तो क्या डेल वाई बाई डेल एक्स लिखे थे? माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे याद कर लो यार पूरा। और यहां से तुम पढ़े थे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा? माइनस टाइम्स स्पीड ऑफ वेव मल्टीप्लाइड बाई स्लोप। क्या इस फॉर्मूले से तुम बता सकते हो कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे? अब बिना फॉर्मूले के भी बता सकते हो। हाँ, बस केवल वेव को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, इसके बाद एक और बात पढ़े थे, एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल, जिसको हम लिखे थे d2y/dt2। तो ये बना था a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और एक और बात पढ़े थे del2y/del x2, और ये बना था क्या, यहाँ माइनस था ना, माइनस ए के स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और फिर लिखे थे कि del2y/del t2 जो होगा वो वी का स्क्वायर, मतलब वेव स्पीड का स्क्वायर, इनटू क्या था, del2y/del x2। यही तो था ना यार?
हाँ, कहां पर? कॉस की जगह साइन आएगा, यस 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 यस। ठीक, यहां भी साइन और यहां भी साइन। अरे क्लियर है? अब इसके बाद क्या, और क्या था, और क्या था? हम्म, इसके आगे क्या था भाई? स्पीड, स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग में क्या कहानी थी? बोलो भाई। कि अगर एक कोई स्ट्रिंग है जो बहुत टाइट है, इसके अंदर अगर आपने कोई पल्स डेवलप की है तो उसकी रफ्तार क्या होगी? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, यही तो होगी। और म्यू को क्या बोलते हैं? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा ठीक है, ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि ये एक रोप है, ये इसका मास m है, और रोप का मास जो है, मास ऑफ रोप दैट इज लेस देन 10%, मत करो 5%, लेस देन 5% ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या रस्सी को मासलेस मान लोगे? तो रोप कैसी हो जाएगी? रोप कैसी हो जाएगी? मासलेस। और क्या इसमें रफ्तार कांस्टेंट रहेगी? अब इसमें कोई पल्स डेवलप करोगे तो ये पल्स v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू से ऊपर जाएगी, जाएगी ना जी? यस सर। लेकिन अगर मान लो हम कहें कि आपकी रोप मासलेस नहीं है, वैसे तो इसके चांस नेग्लिजिबल हैं कि यहाँ कोई डिब्बा लगा दे, यहाँ डिब्बा उब्बा तो नहीं लगाएगा, ऐसे सिंपल एक रस्सी दे देगा, कह देगा इस रस्सी का मास m है और रस्सी का लेंथ l है। अगर आप यहाँ पे कोई पल्स जनरेट करते हैं तो क्या पल्स ऊपर की तरफ जाएगी? किस रफ्तार से? किसी भी x जगह पर अगर आपको रफ्तार चाहिए v बराबर, तो क्या लिखेंगे? रूट एक्स जी, यही तो लिखेंगे। और एक्सलरेशन कितना होगा? एक्सलरेशन कितना होगा? g/2। अरे बात समझे? ओके। इसके बाद भैया अगली कहानी क्या, एनर्जी पढ़े थे, यही तो पढ़े थे। इसके बाद इतना ही तो है वेव्स में यार, क्या ही है, सस्ता सा चैप्टर है यार, यानी बिना मतलब का बस खाली कठिन बनाए रहते हैं। चलो भैया, अगला टॉपिक है एनर्जी इन वेव्स। तो भैया वेव्स में, अच्छा जिस वेव की हम बात कर रहे हैं ये स्टैंडिंग है कि प्रोग्रेसिव है? क्योंकि स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, होती है क्या? याद है तुम्हें थोड़ा थोड़ा? काइनेटिक एनर्जी लिखते थे यार, क्या लिखे थे काइनेटिक एनर्जी? 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये काइनेटिक एनर्जी था कि डीके बाई डी एक्स था? डीके बाई डी एक्स। क्या यही डी यू बाई डी एक्स भी था? डी यू बाई डी एक्स 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या भाई? म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स था ना? अगर तुम एवरेज देखोगे, डी के बाई डी एक्स का एवरेज देखोगे तो ये क्या 1/4 हो जाएगा? क्योंकि कॉस स्क्वायर का एवरेज बताए थे कितना होता है? 1/2, 1/2। तो डी के बाई डी एक्स का एवरेज 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ, सही तो है, सही है ना? अरे एवरेज में ये सब कहाँ आएगा, कॉस कहाँ से आएगा? बस ठीक है। अच्छा, डी यू बाई डी एक्स का एवरेज क्या लिखोगे भैया? 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अरे क्लियर है ना? अच्छा, डी बाई डी एक्स का एवरेज, डी टोटल मैकेनिकल एनर्जी का एवरेज कितना हो जाएगा? 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है? इन अ प्रोग्रेसिव वेव पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वहीं पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। याद रख लोगे ना? इसमें एक्सट्रीम पे कोई एलोंगेशन नहीं है, अगर है भी तो वो इतना कम है कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है।
क्लैरिटी है ना? हाँ, गड़बड़ मत करना भाई साहब। तो देखो, यहां तक कहानी ठीक है। अब इसके बाद अगर आगे चलें तो पावर की बात कर लें। तो पावर देखो दो तरह का है। एक तो पावर है अपने पास d/dt, जिसको अपन बोलते हैं क्या, एवरेज पावर की इंस्टेंटेनियस पावर भाई? इंस्टेंटेनियस पावर ना। तो ये किसके बराबर हो जाता है? बोलो बोलो बोलो, इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर? हाँ, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, कॉस स्क्वायर, हाँ वी आ जाएगा ना यहाँ पे। और ये कॉस स्क्वायर तो रहेगा ही ना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे क्लैरिटी है? एवरेज पावर जब लिखोगे तो क्या हो जाता है, 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। हाँ भाई, टू लिखे तो हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें इंटेंसिटी भी आती है। अगर इंटेंसिटी की बात करोगे तो ये क्या होता है? हाँ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर आई को लिखें तो क्या एवरेज के टर्म में एवरेज इंटेंसिटी लिखे तो पी एवरेज अपॉन एरिया लिख लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना हो। तो 1/2 इंटू म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू वी बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हटाए भी थे हम लोग ना, क्या किए थे? हाँ, पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से। ओमेगा को क्या लिख सकते हो? हाँ, ओमेगा को कुछ लिख सकते हो या म्यू को लिख सकते हो, बोलो। अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या लिख लें, पाई आर स्क्वायर, और ओमेगा को क्या 2 पाई/टी लिख लें, 2 पाई एफ लिख लें। वहां से पाई कट जाएगा। क्लैरिटी है ना? हाँ, ठीक है। तो हाँ, वैसे तुम जब भी इंटेंसिटी निकालने के लिए आए कि पावर के माध्यम से जाओ। अच्छा, बस ये बात हमको पता चलती है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के। इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, if omega is constant, I is equal to I is directly proportional to क्या, a स्क्वायर। क्लैरिटी है? इसके बाद पढ़े थे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक ठाक पढ़ लिए हैं यार, मतलब इस वीक में तो हर हाल में खत्म हो जाएगा। एक दिन संडे को लगा, सैटरडे को लगा के, सैटरडे वाले दिन पे जो अपनी 2 घंटे की क्लास होगी उसमें पूरी वेव्स का लगभग 30-40 क्वेश्चन लगवा देंगे एक साथ। ठीक है ना? कल कल कौन सा दिन है? कल थर्सडे है ना, कल फ्राइडे है ना, कल कल खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। आज अपन पढ़ लेंगे ऑर्गन पाइप, कल ऑर्गन पाइप के सवाल बना लेंगे, और बस इतना ही तो है, और क्या ही है। और उसके बाद थोड़ा सा सोनोमीटर वीटर है, थोड़ा थोड़ा क्विंक ट्यूब नहीं, सेमीकंडक्टर नहीं, मॉडर्न स्टार्ट करेंगे शुरू से, वहां से डुअल नेचर से। ठीक है ना? डुअल नेचर, 2 लेक्चर, 2 लेक्चर से 2.5 लेक्चर एटम्स, 2 2.5 लेक्चर न्यूक्लियाई। ठीक है ना? 3 लेक्चर तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना? तो इसमें तुम्हारा ये मान के चलो कि दिसंबर के लास्ट तक जाते जाते तुम्हारा पूरा मॉडर्न खत्म हो जाएगा, और रे ऑप्टिक्स का थोड़ा एक हिस्सा खत्म कर लेंगे। ठीक है ना? तो फिर इलेक्ट्रो रह जाएगा, एक पार्ट पढ़ लेंगे आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस हम स्वस्थ रहे यार, बस ईश्वर से प्लीज थोड़ा दुआ करो कि हम ठीक ठाक रहे यार। बस कभी कभी टेंशन हो जाता है साला, बहुत टेंशन हो जाता है। सैटरडे संडे को, मंडे को तो ऐसा मन कर रहा था कि रेजिग्नेशन मार दूं, सही बता रहा हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। अब पढ़वाओ यार, लेकिन जानवर की तरह से मत ट्रीट करो, इंसान आदमी है, इंसान की तरह से काम कराओ यार। चलो आओ देखो, इधर ध्यान दो भाई। इसके बाद बात करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। बच्चा याद है कुछ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में क्या था? दो वेव्स तभी सुपर इम्पोज करती हैं, परफेक्ट सुपर पोजिशन तभी होता है जब दोनों का फ्रीक्वेंसी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा y2 क्या, ए साइन ओमेगा टी, इसको के x1 लिख लें, ओमेगा टी माइनस के x2। अरे क्लैरिटी है क्या? पाथ डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए। ठीक है ना? ऐसा वेव्स में आएगा, वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा। तो यहां से जो हम फेज डिफरेंस लिखे थे डेल्टा फाइव, उसको क्या के x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी लिख सकते हैं। बस ध्यान देना है कि डेल्टा फाइव नेगेटिव
नहीं होगा। जो ज्यादा होगा, एंगल जिसका बड़ा होगा वो लीड करेगा, जिसका एंगल छोटा होगा वो लैग करेगा। बात समझ रहे हैं? छोटे वाले एंगल वाले को हम हमेशा रेफरेंस पे रखते हैं और बड़े वाले को उसके आगे, कितना आगे जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि ये वाला जो पूरा एंगल -k(x1) बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास π/3, और ये बन रहा है आपके पास क्या, π/6। क्लैरिटी है ना? तो क्या देख पाएंगे इससे, कौन किससे कितना आगे है? π/6 में से π/3 घटा देंगे, घटा देंगे ना। तो कोई लीड कर जाएगा और कोई लैग कर जाएगा। कौन आगे होगा कौन पीछे होगा? पहला आगे कि पहला पीछे? पहला आगे। सोच लो, ω t -kx लिखा है भैया, और ये π/3 है। मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूं, π/3। ये ओरिजिन से 60 डिग्री पीछे है, ये ओरिजिन से 30 डिग्री पीछे है। कौन आगे है? 1 की 2? 2 आगे है। एक 30 ही डिग्री पीछे है और एक कितना पीछे है, 60 डिग्री। चलो ठीक है, रुक जाओ अभी। चलो अभी बताते हैं, अभी वो देख के तुम समझ जाओगे, अभी ये सब तो बकवास आता है। सुनो, ये तुम्हें डेल्टा फाई क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, डेल्टा फाई बराबर क्या, के डेल्टा एक्स लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और के का वैल्यू क्या है भाई? 2π/λ। के का वैल्यू क्या है? 2π/λ। क्लियर है ना? अच्छा, जब इन दोनों वेव्स को अपन सुपर इम्पोज कराते हैं तो जो फाइनल वेव बनती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है ए नेट, वो किसके बराबर? a1² + a2² + 2a1 a2 cos φ। अरे ठीक है। अच्छा, जब इसी को इंटेंसिटी के टर्म में लिखते हैं आई नेट बराबर, तो याद हम लिखते हैं I1 + I2 + 2√I1 I2 cos φ, ये लिखते हैं। अच्छा, जब एंगल लिखते हैं कितना लीड कितना लैग, तो tan थीटा, और उसके बाद क्या नीचे लिख लेते हैं a1, और यहां लिखते हैं a2 sin φ + a2 cos φ। पूरा वेक्टर की तरह चलता है? अरे चलता है ना। अच्छा, यहां से हम पढ़े हैं कि जब cos φ जो होगा वो कितना होगा, +1, तो a क्या होगा, मैक्सिमम। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बताओ बच्चा, cos फाई का वैल्यू तुम 1 माने हो, तो यहां से cos फाई मतलब फाई बराबर कितना? फाई बराबर कितना, कब कब 1 होगा? 2n पाई पर? अरे 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, अरे होगा ना। हाँ, तो फाई बराबर कितना हो गया, 2n पाई। या फाई की जगह अपन लिख सकते हैं 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स बराबर 2n पाई। 2 पाई कट गया था, डेल्टा एक्स बराबर क्या निकाले थे, n लैम्डा। डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा। काउंटिंग ऑफ मैक्सिमा मिनिमा सिखाए थे? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अच्छा, इसके बाद हम मिनिमा की बात किए थे, cos फाई इक्वल्स टू क्या होगा, -1। तो फाई इक्वल्स टू कितना होगा, 2n-1 की +1, सोच लो। क्लियर है ना? 2n-1 पाई की π/2? पाई ना। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या, 2n-1 λ/2। याद रखना है, आप +1 नहीं लिख सकते हैं, जान रहे ना? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि सेंटर पे कभी मिनिमा, इंटरफेरेंस में कभी भी सेंटर पे मिनिमा नहीं बनेगा, सेंटर पे हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमा। इसी वजह से n इक्वल्स टू 0 किसको मिलेगा, मिनिमा को कि मैक्सिमा को? मैक्सिमा को। पहला मिनिमा आएगा ना, मिनिमा पहला आएगा। क्या मिनिमा सेंट्रल मिनिमा हो सकता है? नहीं। तो पहला मिनिमा का मतलब n का वैल्यू 1। पहला मिनिमा में n की जगह 0 थोड़ी रखने जाओगे यार। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, ओके। अच्छा ये बताओ, तुमको याद है एसएचएम में वो एक तरह का दो पेंडुलम का कंपैरिजन वाला पढ़ाए थे? एक छोटा पेंडुलम एक बड़ा पेंडुलम, कौन कितने के बाद ओवरलैप करेगा। यही तुमको यहाँ इसी का जब दूसरा वाला चैप्टर शुरू होगा, वेव ऑप्टिक्स, तो सेम वही पैटर्न यहाँ भी तुमको देखने को मिलेगा। T1/T2 बराबर √L1/√L2 पढ़ाए थे ना? हाँ। वैसे ही सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे गिनती कर रहे थे ना मैक्सिमा मिनिमास की, गिनती कर रहे थे, ऐसे दो सोर्स हो जाएंगे अलग अलग।
एक सोर्स का अपना अलग मैक्सिमा मिनिमा बनेगा, दूसरे सोर्स का अपना अलग मैक्सिमा मिनिमा बनेगा। कुछ मैक्सिमा मिनिमा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे, तो पूछा जाएगा कौन सा पहली बार कौन सा मैक्सिमा मिनिमा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। ठीक है ना। तो उसी तरह के कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं और कोई खास बात है नहीं इसमें। अच्छा, यहां पे अगर ए मैक्स की बात करें तो ए मैक्स क्या लिख लेते हैं भाई, A1 प्लस A2, ये तो लिखते हैं। और ए मिन क्या लिख लेते हैं, A1 माइनस A2, डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम एक और बात पढ़े हैं कि I1 अपॉन I2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर के। तो यहां से I मैक्स अपॉन I मिन जो लिखे थे हम, वो क्या लिखे थे, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और इसी को बराबर लिखे थे रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2, और इधर भी स्क्वायर। ये तो पढ़े थे, ये पढ़े थे। अच्छा, रेशियो वाले सवाल भी बनाए थे। काउंटिंग ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आता है, आता है, यस। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। इतना ही पोर्शन अभी तक हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ, वेव्स में अपने पढ़ा हुआ है। यही बेस है वेव्स का। अगर ये आपको क्लियर है तो आगे कुछ भी वेव्स में ऐसा नहीं है जो आपको बहुत परेशान कर सके। क्लियर है, चलें आगे बढ़े। चलिए सर, आइए देखें। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले हिस्से पर, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की जब हम बात करते हैं तो दो एंड से रिफ्लेक्शन होता है, एक को बोला जाता है फ्री एंड और एक को बोला जाता है फिक्स्ड एंड। ठीक है ना, सुनिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में कहा जाता है पहला, रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड। अब यहां आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो सब यहां से यूटिलाइज होना शुरू होगा। ठीक है ना, इसी वजह से पहले आज इतने दिन बाद आए थे तो पूरा रिवाइज कराने की कोशिश किए हैं। अब आप कितना रिकॉल कर पाए हैं ये आपकी जिम्मेदारी है भैया। अब भाई अगला हिस्सा क्या, और दूसरा है इसमें रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। रस्सी को दो तरह से बांधा जा सकता है, मतलब मान लीजिए कि एक उधर कहीं ग्रिल लगी है, उस ग्रिल में हम टाइट रस्सी बांध दिए, वो रस्सी अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकती है, बात समझ रहे हैं। और एक है कि उस रस्सी में ऐसी नॉट लगाए हैं कि जो ऊपर नीचे मूव कर सकती है। अगर वो ऊपर नीचे मूव कर सकती है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री एंड, और अगर मूव नहीं कर सकती तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एंड। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक रोप है, इस रोप की ये पल्स है, ये पल्स यहां आ रही है। जब ये पल्स यहां आएगी तो ये पल्स इससे टकराएगी, टकराएगी ना, और टकराने के बाद फिर से वापस जाएगी। तो ये जो पल्स जा रही है, इस पल्स का इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग। y बराबर लिखे हम a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वो पल्स है जो यहां पर गिरी है। इसके गिरने के बाद क्या पल्स रिफ्लेक्ट करेगी, गिरने के बाद पल्स रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट करेगी तो ये बताइए, क्या ये वाला पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, ये वाला पॉइंट क्या अपनी जगह से मूव कर सकता है, नहीं, ये जहां है वहीं रहेगा, फिक्स रहेगा। क्लैरिटी है। तो ये पता है क्या करता है, जब ये रस्सी को रिफ्लेक्ट करता है ना, तो जो वेव बना के देता है वो वेव ऐसी बन जाती है, पलट जाती है। अरे क्लियर है, अब पलट के रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ चलेगी। बात समझ पा रहे हैं। फिक्स एंड क्या करेगा, वेव को पलटी करा देगा। अगर वेव ऐसे आ रही है तो पलट के नीचे से जाएगी। अब आपकी जिम्मेदारी है इसका इक्वेशन लिखना। बोलिए क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड का। ये प्लस एक्स में जा रही है कि माइनस एक्स में, तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि इसने, इस दीवाल ने इस रस्सी के फेज को चेंज किया है कि नहीं किया, कितना डिग्री जा रही थी ऐसे, और पलट के 180 डिग्री, 180 डिग्री का फेस गायब हो गया इसके बीच में से। अरे बात समझ रहे ना, 180 डिग्री उड़ा दिया। अब जैसे तुम एक रास्ते में भाग रहे थे,
रास्ते में भाग रहे थे, 2 किलोमीटर का रास्ता था, हमने क्या कर दिया, रास्ते में से 500 मीटर घटा दिया। क्लैरिटी है ना? तो आप, अगर हम दोनों साथ में भाग रहे हैं तो आप मेरे से कितना आगे निकल जाएंगे? आपके रास्ते में से 500 मीटर घटा है ना, मेरे रास्ते में से थोड़ी घटा है। तो बेसिकली इसको समझाया कैसे जाता है, समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि एक वेव इधर से आ रही है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बेसिकली एक तरह का सुपर पोजिशन है। क्या है भाई? सुपर पोजिशन। जो फिक्स एंड है ना, ये इस तरह की पल्स दे रहा है। क्लियर? बात समझ पा रहे हैं? ये दोनों परफेक्टली सुपर इंपोज करते हैं इसी पॉइंट पर। समझने के लिए एक रेफरेंस बनाया जाता है कि ऐसा मान लो कि पीछे से एक वेव आ रही है, जो पीछे से वेव आ रही है, अब जैसे तुम्हारे सिलेबस में थोड़ा ये सब चीजें हैं नहीं, ये पीछे से ऐसी एक वेव आ रही है, इसका जस्ट ये रिफ्लेक्टेड वेव है। अब क्या होगा, दोनों इसी पॉइंट पर सुपर इंपोज करेंगे। एक वेव ऐसे सुपर इंपोज कर रही है, एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, तो बीच में क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। बीच में क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। बात समझ रहे हैं ना? पल्ले पड़ रहा है? अगर दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर, एक वेव ऐसे जा रही है और एक वेव ऐसे जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं, तो क्या एम्पलीट्यूड ऐसा आ जाता है? याद करो यार, इस तरह का जब सुपर पोजिशन होगा तो पता है फेज डिफरेंस कितना होगा? या तो 0 होगा, या तो 2 पाई होगा, या तो 4 पाई होगा। इस तरह की वेव सुपर इंपोज करेंगे तो फेज डिफरेंस पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा। अरे बात समझे ना? तो यहां पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। यहां पर बढ़ जाएगा। मैक्सिमम, मैक्स का फॉर्मूला जानते हैं ना अपन? क्या? ए मैक्स का फॉर्मूला क्या? A1 + A2। A1 + A2। यहां हो जाता है A1 - A2। अब जितना ए है उतना ही ए है, तो ए में से ए घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। तो इस वजह से इस लाइन कैसी बन जाती है? सीधी। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि दीवाल जो है वो क्या करता है कि आने वाली पल्स को पलट देता है। जो पल्स आएगी, जो दीवाल है, जो फिक्स्ड एंड है, वो क्या करता है? आने वाली पल्स की पलटी करा देगा। पलटी करा देगा तो कितना फेज आए, कितना फेज आगे चला जाएगा? 180 डिग्री आगे चला जाएगा ना, क्योंकि आपने क्या किया है कि इस वेव को जाना ऐसे था, ठीक है, और फिर उसके बाद शून्य होना था, और शून्य होने के बाद इसको ऐसे पलटी करना था। यही तो गेम होता है ना, कोई भी वेव ऐसे ही तो चलती है। आपने क्या किया, इसके यहां से 0 होने के प्रोसेस को गायब कर दिया, और 0 से फिर -A होने के प्रोसेस को गायब कर दिया। मतलब आपने SHM की बात करें तो 0 से +A, या +A से 0, और 0 से -A। तो +A और -A के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 180 ना। तो 180 डिग्री का फेज हम क्या कर दिए? गायब। तो जब 180 डिग्री का हम फेज गायब कर दिए हैं इसमें से, तो भैया हम कहें कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव है ना, वो 180 डिग्री आगे आगे भी गई है। रिफ्लेक्ट तो हुई ही है, साथ में 180 डिग्री आगे भी गई। समझ पाए कि नहीं? ये 180 डिग्री क्यों लगाए हैं, क्या ये बात पल्ले पड़ा? भनक नहीं लगता है कि ये कैसे आया? वो पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं। कितना डिग्री पलटा है? पाई डिग्री ना। क्या जस्ट इंस्टेंटेनियसली पलट गया है ना भाई? इंस्टेंटेनियसली पलटा है ना? पल्ले पड़ रहा है? तो क्या बनेगा? यहाँ पे कितना फेज आगे चला जाएगा? पाई। मतलब जो, अब जैसे ये वेव ऐसे चली है तो फिर ऐसे गई होगी, फिर ऐसे गई होगी। रस्सी में पल्स देखो, ऐसे रस्सी ऐसे झटका दे दो, झटका दे दोगे तो पल्स ऐसे बनती हुई जाएगी। इसको यहां से ये बनने में कितने का एंगल लगेगा? पाई का। पाई का एंगल लगेगा ना, पाई का फेज आएगा ना। उस फेज चेंज में कुछ टाइम भी जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा ना। क्या दीवाल ने वो पूरा समय बचा दिया? बचाया कि नहीं बचाया? इंस्टेंटेनियसली दीवाल ने क्या कर दिया? पलटी। नहीं समझ पाए? समझ आया? दीवाल ने मारी पलटी। अब दीवाल ने पलटी मारी तो कहा कि भैया चलो ठीक है, तुम्हारा रास्ता हम छोटा कर दे रहे हैं। कितना छोटा कर दिया? पाई। तो ये वाला कम डिस्टेंस चला, तो क्या पाई आगे चला गया? अरे 180 डिग्री आगे चला गया। और यहां प्लस इस वजह से लगाएं कि किधर जा रहा है? +X में कि -X में? अरे रिफ्लेक्ट होके कौन सी एक्सिस में जा रहा है? इसको +X माने हो ना? हाँ, नहीं आया? हाँ, क्या चीज? एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि हम ये नहीं मान रहे कि किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक है ना? तो वाई आर बराबर क्या हो गया? A sin ω t + kx + पाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो वाई आर क्या हो जाएगा? बोलो वाई आर क्या होगा? बोलो 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 बोलो। साइन 180 - थीटा, क्या माइनस साइन थीटा होता है यार? 180 + थीटा, तो -A sin ω t
प्लस के एक्स। ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब ये जो रिफ्लेक्टेड है और ये जो जा रही है, ये दोनों सुपर इंपोज कर रही है कि नहीं? अरे भाई तुम यहां से पल्स छोड़ रहे हो, वहां से पल्स वापस आ रही है, तो दोनों सुपर पोजिशन हो रहा है ना। यहां से हम ऐसे पकड़ रहे हैं एक, मान लो कोई भी स्प्रिंग टाइप मैकेनिज्म या रस्सी, और यहां से हम इधर एसएचएम करा रहे हैं। अगर यहां से एसएचएम करा रहे हैं तो इसके अंदर वेव बनती हुई जा रही है और उधर से वेव टकरा के वापस आ रही है। क्या दोनों वेव सुपर इंपोज कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। तो जब सुपर इंपोज करेंगे तो क्या लिखोगे? इसको अभी यहां से हटा दो। जब दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे तो सुपर पोजिशन के लिए y बराबर क्या लिख लेते हैं? y1 प्लस y2। तो y1 कितना है? बोलो बोलो बोलो। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, प्लस की माइनस, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब याद करो, तुमको जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाए थे तो एक बात सिखाए थे, सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, सिखाए थे ना। हाँ, उसी का सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां देखिए, सुनिए 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 सुनिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी याद कराने के लिए, एस प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी। अब इसी को अपन बोलते हैं क्या? सासू चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, और यहां पे आ जाता माइनस। अरे ठीक है, तो अपना वाला कौन सा वाला है? एस माइनस एस वाला है ना। अरे साइन सी माइनस साइन डी है ना हो। अरे है कि नहीं है यार? है ना। साली चोर, चोर साला, नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, सासू तक ठीक है। वैसे मेरी सास तो अच्छी है, ऐसा सबको लगता है। सुनो यार, चलो भाई इधर ध्यान दो। क्या भाई? यहां लगा होता है टू, यहां लगा होता है माइनस। सुनना, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। c प्लस d/2 इसमें कॉमन रहेगा, c माइनस d/2 इसमें कॉमन रहेगा। इसका मतलब है साइन सी माइनस साइन डी। पता नहीं ये सब क्या है, हम तो देखे ही नहीं है जीवन में। सुनो भैया भैया भैया, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वाले हिस्से को उठा रहे हैं, ये वाले फॉर्मूले को, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos, पहले क्या है? सी आया ना, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। समझे कि नहीं? ये पैटर्न होता है लिखने का। अब जैसे इसका है, क्या याद रखोगे इसको? क्या भाई? सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, याद रख लोगे? अरे याद रख लोगे? क्लियर है ना? अब सुनो, यहां पे सब जगह साइन सी माइनस साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। यहां क्या? 2 sin c प्लस d/2, हाँ, इंटू कॉस सी माइनस d/2, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2, 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। समझ गया कि नहीं? चलो तो अब देखो यहाँ पे, आहा बहुत पेन हो रहा है यार, दिमाग खराब हो गया एकदम से। अब सुनना, यहां अगर तुम ध्यान से देखोगे तो y बराबर क्या लिखोगे? बोलो, y बराबर क्या है? ए को कॉमन करके 2a कर ले। अरे साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी, क्या 2 यहां आ जाएगा? अरे आएगा ना। हाँ, आगे क्या? कॉस लिखें, कॉस सी प्लस d/2, तो c क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्या के एक्स कट जाएगा? अरे हो जाएगा। चलो देखो, तो 2a रटना पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना? रटने से अच्छा है कि समझ लो। बस केवल इस पूरे फॉर्मेशन में इतनी सी बात तुमको याद करनी पड़ेगी, और अगर ये समझ नहीं पाओगे तो यहीं से वो फेज स्टार्ट होता है जहां से हमारी रटंत विद्या शुरू होती है, और वहीं जाके लड़खड़ा कर रह जाते हैं, पता नहीं चला कि कब प्लस हो गया कब माइनस हो गया। बात समझ रहा है ना? तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
बहुत ध्यान से घर जाके 2 बार पेन चला लीजिएगा, कठिन कुछ नहीं है एकदम लल्लू हुई। बस वही है कि थोड़ा सा देखने में गणित भारी भरकम लगती है, लेकिन है कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आइए हम पूरा पूरा लिख दे रहे हैं। माइनस के एक्स, फिर क्या, प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो भाई एक प्लस के एक्स, अरे क्लैरिटी है ना, इस वाले में प्लस के एक्स है ना बाबू, तो क्या के एक्स से के एक्स कट जाएगा, अरे कट जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, अगर यहां माइनस होता तो क्या कटता, ओमेगा टी, क्या ये माइनस के एक्स हो जाता, अरे होता ना। हाँ सुनो, कॉस हो गया, कॉस के बाद अब अपने पास क्या है, साइन। तो साइन वाले में क्या लिखेंगे, ओमेगा टी कटेगा, ओमेगा टी कटेगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस के एक्स, -2 के एक्स बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 तो कटेगा ना, ओमेगा टी टू, ओमेगा टी 2 से 2 कट जाएगा, तो y बराबर अपने पास आ जाएगा 2a कॉस ओमेगा टी, 2a कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे कितना साइन के एक्स, प्लस के एक्स की माइनस के एक्स हो, माइनस के एक्स ना, तो y बराबर हो गया -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अरे बात समझे हैं कि नहीं, पहले पढ़ा है। अब सोचिए, हम कह रहे हैं कि हम इस वाली पोजीशन को ओरिजिन मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, ओरिजिन, x इक्वल्स टू 0। तो यहां वेव आ रही है और यहां से वेव पलटी मार के वापस जा रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो सुपर पोजीशन के बाद जो एम्पलीट्यूड है वो ये है, रहेगी नहीं, अलग अलग एक्स पर अलग अलग सुपर पोजीशन के बाद अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा ना वेव का। सोचिए कि आपने यहां से एक वेव भेजी, वो वेव गई और टकरा के वापस आई। अगर आपने केवल एक वेव भेजी, गई और टकरा के वापस आई, लेकिन आप एक वेव थोड़ी भेज रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ऐसी मल्टीपल पल्सेस आप एक जगह एसएचएम करा रहे हो। ये पल्स यहां से जा रही है, देखिएगा, ये पल्स यहां से जा रही है और यहां से टकरा के वापस आ रही है। अब सोचिए, ये पल्स इधर जा रही है, सुनिएगा ध्यान से, एक पल्स आपकी इधर जा रही है और एक पल्स आपकी इधर आ रही है। क्या ये सिचुएशन है कि नहीं है, रहे ना, ये वाली पल्स यहां जा रही है और ये वाली पल्स यहां से आ रही है, क्या सुपरपोजिशन होगा कि नहीं होगा इन पल्सेस का, अरे होगा ना। ऐसी कंटिन्यूअस पल्सेस हम भेज रहे हैं और ऐसी कंटिन्यूअस पल्सेस रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं, तो क्या अलग अलग पोजीशन पे हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए ही रहेगा कि अब बदल जाएगा। सोचो, इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है, 0, कितना है, क्या हमेशा ही 0 रहेगा, है, अबे दीवार उखाड़ के चला दोगे क्या इसको, रो भाई, अरे भाई, अरे नेता सुनो, ध्यान दो, अब यहां से कहानी थोड़ा पलटेगा, थोड़ा ध्यान से सुनो, बात समझे कि नहीं। ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा यार, तुम लोग यार एकदम गधा हो गए हो बे, 3 दिन छोड़ दो तुम लोग एकदम बेकार हो जाते हो। हाँ, अरे साला पता नहीं कहाँ फंस गया है ये। हम्म, अच्छा चाबी, ठीक, सुनो, इधर ध्यान दो, ये बताओ बच्चा, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, आओ, ये देखो, ना समझ आए तो रोक के पूछ लेना कि मास्टर नहीं आया। हम कह रहे हैं कि ये सिचुएशन है, सोचो, ये मान लो तुम्हारा फिक्स एंड है, ये बताओ ये पार्टिकल कभी तुमको चलता हुआ नजर आएगा, सोच समझ के, क्या ये दीवार में बंधा हुआ है, यही समझना है। अगर ये समझ गए तो ऑर्गन पाइप, क्विंक ट्यूब, सब समझ आएगा, समझ रहे हो ना, सब समझ आएगा, बस इसी को बहुत ध्यान से सुनना। ये वेव ऐसी एक वेव जा रही है, कैसी कंटिन्यूअस पल्सेस आ रही है, कंटिन्यूअस पल्स आ रही है। अब सुनना, ये तुम्हारे पास है x बराबर कितना, 0, यहां से पल्स टकराई और टकरा के पलटी मार के वापसी करेगी, एक पल्स वापसी कर रही है, कंटिन्यूअस ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूअस ऐसा हो रहा है। अगर मैं एक सिचुएशन ऐसा देखूंगा ना
कि जब ये पल्स इस तरह से कुछ ओवरलैप कर रही है, समझे, पूरी तरह से ओवरलैप नहीं की है, पार्शियली ओवरलैपिंग हुई है, मतलब हम कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पल्स ओवरलैप की है, तो ये ओवरलैपिंग आपको दिखेगी क्या? सोचिए, ओवरलैपिंग दिखेगी नहीं, क्या दिखेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। क्या दिखेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट। बात समझे है ना? अब सोचिएगा, जब इन दोनों का रिजल्टेंट दिखेगा, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक प्रोग्रेसिव वेव है, ऐसे बह रही है, ये एक रस्सी थी, इस रस्सी की एक प्रोग्रेसिव वेव है जो ऐसे बह रही है। मैं ये कह सकता हूं कि यहां हर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, सबका एम्पलीट्यूड कितना है? ए है, बस अलग अलग समय पर है। यहां क्या है? हर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अरे बात समझ रहे हैं? लेकिन सबका एम्पलीट्यूड ए। अब सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। नहीं आया? समझ आया? वही एम्पलीट्यूड डिफाइन हुआ है कि जब वेव रिफ्लेक्ट हुई है तो आपको मिला है क्या? -2a साइन साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी। कहां गया? ये रहा ना, क्या मिला? -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये वो एम्पलीट्यूड है, अलग अलग जगह पर अलग अलग। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं आया? जब वेव रिफ्लेक्ट होके उस दीवार से, जब वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है, अगर आप एक पल्स यहां से छोड़े, टकराई और टकरा के वापस आई, तो आपको दिखेगी, क्योंकि ये जो पल्स आपने यहां से छोड़ी थी वहां जाके खत्म हो गई। क्लियर? लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस यहां से पल्स छोड़ रहे हैं, तो जो उधर से पल्स वापस आ रही है वो क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेगी? सुपर इंपोज करेगी। जहां परफेक्ट सुपर पोजिशन होगा वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। क्लियर है? और जहां पर पाई के फेस पे सुपर पोजिशन होगा वहां पर क्या होगा? रोप सीधी रहेगी। अगर उसने कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की तो वहां पर रोप क्या रहेगी? सीधी। क्लैरिटी है? कल हम स्प्रिंग ला के वहां पकड़ के तुमको दिखा भी देंगे। समझ रहे हो ना? तो हो क्या रहा है कि अलग अलग जगह के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है कि नहीं है? है। वो कैसे डिफाइन हो रहा है? -2a साइन के एक्स। अगर हम x की जगह 0 डाल दें तो क्या पूरा 0 हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब जो पार्टिकल यहां पर है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 0। है कि नहीं है? यहां वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होगा, यहां वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होगा, यहां वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होगा। हाँ बोलो, क्या चीज? हाँ, डबल हो जाएगा। सुपरपोजिशन दो तरह से होगा। एक सुपरपोजिशन कैसा होगा? ऐसा होगा, होगा। और एक सुपरपोजिशन ऐसा होगा। तो जब ये वाला सुपरपोजिशन होगा तो इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा, और इस वाले सुपरपोजिशन का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या चीज? इस वाले सिचुएशन में 0, इसका मैक्सिमम 2a, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2a। मैक्सिमम कब होगा? जब साइन के एक्स का वैल्यू कितना होगा? अरे साइन के एक्स का 1 ना, साइन के एक्स का 1। ऐसे तुम कभी भी मत सोचना, इस पल्स को ऐसे कभी मत सोचना कि ये पल्स ऐसे कर्व बन गया और ये कर्व ऐसे सीधा जा रहा है ना, ये पल्स ऐसे ही जा रही है। अरे बात समझे है ना? उसका एक भाग बस हम एनालाइज कर रहे हैं, इस पूरी पल्स का बस केवल ऊपर वाला हिस्सा हम एनालाइज कर रहे हैं। आप ऐसे कभी मत पढ़िएगा कि एक ठो ऊपर ऐसे पल्स बन गया और वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है ना, ऐसे कर सकता है? अगर आप यहां एसएचएम दिए हैं तो क्या इसका हर एक पार्टिकल एसएचएम करता हुआ जाएगा? जब पल्स जा रही होगी तो क्या हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए होगा? होगा कि नहीं होगा? गेम तो तब बदला ना जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। उसके पहले कहां सुपरपोजिशन हो रहा था? कोई सुपरपोजिशन हो रहा था? नहीं। यही है फीलिंग वेव की, जो आपको समझनी है। तो यहां क्या समझ में आया? कि एक प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा। प्रोग्रेसिव वेव में अगर कोई वेव प्रोग्रेस कर रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, तो हर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा और सबका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए होगा ना।
लेकिन जब एक वेव जा रही है और टकरा के वापस आ रही है, जब वेव्स का सुपर पोजिशन हो रहा है, तो उस समय हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम की अलग अलग? हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा? अलग अलग। अलग अलग पोजीशन पर एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। अरे होगा ना? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या? हर पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम रहेगा। सोचो, टाइम पीरियड पहले भी सेम था ना? सारे के सारे पार्टिकल्स, एक प्रोग्रेसिव वेव और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का पूरा कंप्लीट कंपैरिजन है, बहुत ध्यान से सुनना। क्या भाई? कि अगर एक प्रोग्रेसिव वेव जा रही है, बस केवल जाने वाली वेव, अभी हम किसी रिफ्लेक्टिंग वेव की बात नहीं कर रहे हैं, किसी सुपरपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एम्पलीट्यूड ए एट डिफरेंट टाइम। समझे कि नहीं? सबके ए एम्पलीट्यूड को परफॉर्म करने का जो समय होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि एग्जांपल से बताए थे ना कि चार लोग, वेव कैसे बनी? चारों लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। जो ये 1 सेकंड पे कर रहे हैं, हो सकता है तुम 4 सेकंड पे करो। लेकिन अगर इनका टाइम पीरियड टी है तो तुम्हारा भी टाइम पीरियड क्या रहेगा? टी। अगर इनका एम्पलीट्यूड ए है तो तुम्हारा भी एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? ए। बात समझे ना? ये है किसकी कहानी? रिफ्लेक्टिंग वेव की, प्रोग्रेसिव वेव की। लेकिन जब दो प्रोग्रेसिव वेव्स का सुपर पोजिशन होगा, जब क्या होगा? दो प्रोग्रेसिव वेव्स का सुपर पोजिशन। अरे क्लैरिटी है? तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए नहीं होगा। अलग अलग पोजीशंस पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, लेकिन टाइम पीरियड सबका देखो ना, सबका ओमेगा सेम है कि नहीं है? टाइम पीरियड सबका सेम है, हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम होगा। अरे क्लैरिटी? अगर टाइम पीरियड अलग हो गया तो वही सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है बीट्स। सुने कभी? अरे बीट्स का नाम सुने हैं? वही वाला म्यूजिक वाला बीट, वही बीट है यहाँ पे, और कुछ है नहीं। वही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। समझ रहे हैं ना? जो आपको गाना सुनाई देता है, धुन सुनाई देती है, क्लैरिटी, डीजे बजता है, तो जो बीट्स जिसको बोलते हैं ना, बीट्स क्या है? बीट्स हाई है, बीट्स स्लो है, तो साउंड कभी आपको तेज सुनाई देता है, कभी आपको धीरे सुनाई देता है। हाँ, सब में, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बीट्स होते हैं। अरे बात समझ रहे हैं ना? उसी बीट्स के बिहाफ पे हम निर्धारित करते हैं कि आने वाला साउंड कर्कश है कि अच्छा लग रहा है। अरे बात समझ रहे हैं ना? उसी को दो तरह से बोला जाता है, एक को बोला जाता है नॉइज और एक को बोला जाता है म्यूजिक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीट्स। अगर रेगुलर बीट्स आ रही हैं जो हमको सूदिंग लग रही हैं, तो उसको अपन म्यूजिक का नाम दे देते हैं। और इररेगुलर बीट्स हैं जो उल्टी पुल्टी बज रही हैं, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? नॉइज। है दोनों एक ही चीज। अरे बात समझ रहे हैं ना? जब जो वो बजाने वाले होते हैं, कभी देखा है वायलिन बजाने वाला, तो एक उनका मेंटोर होता है, सामने खड़ा होता है, जो हाथ घुमाता है ऐसे, देखा है ना कभी? वो बताते हैं कि यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है। उनको फिजिक्स नहीं आती थी, उनको फिजिक्स नहीं आती थी, तब भी तो वायलिन तो कब से बज रहा है ना यार। बात समझे ना? जो नोट्स लिखे जाते हैं, कभी तुम म्यूजिक वाली कोई कॉपी उठा के देखोगे, जो लोग बजाते हैं उसके ऊपर ऐसे साउंड के नोट्स लिखे जाते हैं। समझ रहे हो ना? उस म्यूजिक को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे ये म्यूजिक का सिंबल होता है। इसी में छोटे बड़े लाइंस होते हैं, यही छोटी बड़ी लाइंस निर्धारित करती हैं कि कब बीट हाई जाएगा और कब बीट लो जाएगा, कब आपका वायलिन हाई पिच पर बजेगा और कब वायलिन लो पिच पर बजेगा। बात समझ रहे हो ना? ये सब इसी वेव्स की ही देन है। हाँ, बट दैट वाज आर्ट। क्लियर? उसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं था। फिजिक्स ने क्या किया? उसी आर्ट का एक सिस्टमेटिक एनालिसिस किया, दैट्स इट। अदरवाइज आर्टिस्टिक अप्रोच, फिजिक्स तो कुछ नहीं है यार उसके आगे। ये तो नमूना सा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन जानते हैं बस। अरे क्लैरिटी है यहाँ तक? तो यहां से क्या ज्ञान निकाले हो? यहां से क्या ज्ञान निकाले हो भैया? जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे, लिख लो। चलो इसको लिखो पहले, यहाँ नोट करो। कितना बज रहा है अभी? 9:27। अभी 10 बजे तक क्लास है ना अपने वाली? हाँ ठीक है, बहुत टाइम है। चलो, हाँ अच्छा है, इसको लिखो जरा, इसको लिखो। तुम लोग कहानी सुनाए थोड़ी बढ़िया। और आज ही का लेक्चर है जो है, आज के लेक्चर के बाद सब बहुत सिंपल है। रोज यही बोलता हूं ना मैं। अभी तक कुछ वेव्स में कठिन लगा क्या?
हाँ, मन की क्या? मन की दिलासा। हाँ, आत्मसंतुष्टि। नैना तेरे कजरार हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। हाँ भाई, भोजपुरी गाना अच्छा गाते हैं। अच्छा, वही एक तो याद है। एक बात बताई तो बतावे दे बुका। वही तो सब। मैं कहाँ भोजपुरी गाना सुनता था, मैं बहुत कम सुनता था, लेकिन सुधांशु सर ने जो भोजपुरी गाने सुनाए ना, पहले मुझे गुड़गांव में सुनाए। नहीं तो मैं दो भोजपुरी गाना सुना था उस समय, जब मैं गुड़गांव गया था तो। नहीं सुनता तो मैं था, ऐसे थोड़ी है कि नहीं सुनता था। मतलब जैसे होता है ना, याद हो जाना गाना। एक तो हीरोइन आया था नया नया, और एक एक था, एक गाना आया था नथुनिया। हाँ नहीं, ये सब नहीं सुने थे भाई। वो तो अपने जमाने के पुराने गाने हैं भाई। रिंकी या के चट देनी मार देने खींच के तमाचा ही हंस देने। भाई हमको तेज नहीं बोलना है। हाँ, किसका? बढ़िया है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? हाँ, टेम्पू वाला। जीता था जिसके लिए। हाँ, ये हमारे यहाँ तो यही बजता था भाई। यहाँ के टेम्पू में बैठा नहीं हूं मैं। जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी। हाँ, भोजपुरी वाला टेम्पो अच्छा है। हाँ, एक ऐसी लड़की थी। अच्छा, मैंने है बोला। अच्छा, एक ऐसी लड़की है। अच्छा है। थी भी है भी। हो गया हो। चलें आगे बढ़े। जल्दी करो जल्दी करो। क्या जी? ये भाई यार, इसी अबे गधेड़े, पाई तो यहाँ माइनस नहीं आएगा। साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन 180 प्लस थीटा। तुम साथ हो। क्या चीज भाई? हाँ भाई, वेब सीरीज है भाई, वाइकिंग्स। नेटफ्लिक्स पे। 4 सीजन 5 सीजन है। लॉकडाउन में निपटाया था सब। मनी मनी आइस ठीक है, टाइम पास है। गॉड फादर नहीं देखा। ये सब नहीं। किसका? गॉड फादर का? हाँ वो तो देखा, रिडेम्पशन तो देखा। चले भाई आगे बढ़े। देखा था कल। बहुत बकवास, सो गया था मैं।
मतलब कुछ ऐसी इतनी सड़ेली मूवी, ऐसा घर वाले जबरदस्ती पकड़ के लेके गए थे मुझे, मैं कहा अच्छा। हाँ भाई, अरे सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है इंडिया के लोगों का यार। सुनो, भाई 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 क्या पढ़े हो? वाई बराबर क्या पढ़े हो? वाई बराबर क्या पढ़े हो? -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये लिखने के बाद इसका कंक्लूजन लिखो, इसका कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन डाल के लिखो, कंक्लूजन डाल के लिखो। जब दो वेव्स, कंक्लूजन डाल के लिखो, जब दो वेव्स, जब दो वेव्स का सुपर पोजिशन होता है, जब दो वेव्स का सुपर पोजिशन होता है, तो हर पार्टिकल का, तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग हो जाता है, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग हो जाता है, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहता है। हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग हो जाता है, लेकिन टाइम पीरियड सेम रहता है, टाइम पीरियड सेम रहता है। क्लियर है? तो जो मैक्सिमम यहां पर, अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करें एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू क्या भाई? जीरो। तो वाई बराबर क्या बनेगा? एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एम्पलीट्यूड का यहां देखो, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। ये किसके बराबर होगा? -2a साइन के एक्स। अरे होगा ना? तो x इक्वल्स टू जीरो पे एम्पलीट्यूड क्या होगा? जीरो। ठीक है ना? एट x इक्वल्स टू, एट x इक्वल्स टू लैम्डा बाई फोर, एट x इक्वल्स टू क्या भाई साहब? लैम्डा बाई फोर। ध्यान से सुनिएगा, एट x इक्वल्स टू लैम्डा बाई फोर क्या होगा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। बताइए a बराबर क्या लिखेंगे? -2a साइन के एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई लैम्डा, और x की जगह क्या है? लैम्डा बाई फोर। क्या इससे ये कट जाएगा? क्या ये दो हो जाएगा? तो a बराबर क्या? -2a। अरे भाई साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 हो गया ना, -2a क्या हो गया? -2a। एम्पलीट्यूड कितना बना? -2a। अरे बना ना? अब सोचिएगा, यहीं से हम आपका थोड़ा सा एक ऑर्गन पाइप रिलेट करेंगे। जिन्होंने आज के पहले जीवन में पढ़ा होगा उनको शायद ऐसा कभी दिखा होगा। ऐसा दिखा है? और इसको लिखते हैं लैम्डा बाई फोर। क्या लिखते हैं? लैम्डा बाई फोर। ये वो जगह है जहां पर एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम। कितना है भाई? 2a। और ये वो जगह है, कितना है एम्पलीट्यूड? कितना है? जीरो। +2a -2a तो वो डिफाइन होता रहेगा साइकिल के हिसाब से। अरे क्लैरिटी है ना? ये कंडीशनल है। तो लैम्डा बाई फोर पे आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? लैम्डा बाई फोर पे क्या होगा? मैक्सिमम। अरे होगा ना? हाँ, -2a में, अरे -2a का मतलब नेगेटिव मैक्सिमम, और +2a का मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम। अरे भाई ये सोचो ना, अगर वेव्स ऐसे सुपर इंपोज कर रही हैं तो जो रिजल्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा। अगर वेव्स ऐसे सुपर इंपोज कर रही हैं तो जो वेव बनेगा, जो रिजल्टेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा। यही तो है। अरे बात समझ रहे हो? +2a और -2a का बस इतना सा मतलब है। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? सोच लो। अब सोचो, ये था आपके पास पूरा, ये था आपके पास पूरी कहानी। किसकी? ये किसकी कहानी थी भाई? रोप रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्या? रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। अब वो आसान हो जाएगा आपके लिए। रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। तो देखिएगा, फ्री एंड में क्या होता है कि ये ऐसे पल्स आ रही है, यहां एक छल्ला लगा है, इस छल्ले को ऐसे एक आयरन बार में फंसा दिया गया। क्लैरिटी है? कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कहीं कोई ग्रेविटी का इंफ्लुएंस नहीं है। जब ये पल्स यहां जाएगी तो सोचिए ये छल्ले को क्या ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगी? अरे जाएगी ना यार। ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब ये पल्स यहां पहुंच रही होगी तो इसका हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? और सबका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए। सबका एम्पलीट्यूड ए, क्योंकि अभी वेव रिफ्लेक्ट, अभी प्रोग्रेसिव वेव है ना, प्रोग्रेसिव वेव है ना।
प्रोग्रेसिव वेव यहां पहुंची तो वो क्या चाहेगी, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाए, ए। कितना हो जाए, क्या ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यस, जाने की कोशिश करेगा ना। तो यहां क्या होता है, इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि इसका सिमेट्रिक डायग्राम ऐसा है, समझिए, ये सिमेट्रिक डायग्राम, ये इधर जा रहा है कितने से, v से, तो ये इधर आ रहा होगा कितने से, v से। अरे क्लैरिटी है। अब क्या होगा, सोचिए, अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसी कोई वेव है नहीं, ऐसी कोई वेव है नहीं। गेम क्या होता है कि जब ये पार्टिकल कहां जा रहा होता है, ऊपर, सोचो, हर पार्टिकल कितना एसएचएम, कितने एम्पलीट्यूड का एसएचएम परफॉर्म कर रहा है जब तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, यही सारा गेम है। हर पार्टिकल कितने का एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ए, कितने का, ए। सोचो, ध्यान से सुनो, ये वाले पार्टिकल की अगर बात करो तो इसके इधर भी एक पार्टिकल और इधर भी एक पार्टिकल है कि नहीं है कि नहीं है। जब ये ए पर है ना, तो ये दोनों पार्टिकल इसको नीचे खींचना चाह रहे हैं, तभी तो वो नीचे आ रहा है भाई। और नीचे क्यों आएगा, अगर आप इस जगह पर देखोगे तो टेंशन टी, एक्चुअली क्या है ना कि इस चैप्टर का जो कंटेंट है आपका ना, वो बहुत हल्का सा कंटेंट है। उस हल्के से कंटेंट पे जनरली हमको वेव्स का फील आ नहीं पाता है, ये हम रटने पे चले जाते हैं। बहुत हल्का कंटेंट है। अगर आप उठा के देखेंगे ना अपने पुराने क्वेश्चंस जो नीट में पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन साउंड वेव्स के छोटे छोटे फॉर्मूले से हैं। एक आध एसर्शन रीजन पूछा गया एआईपीएमटी आईपीएमटी के टाइम पे, तो अगर थोड़ा पेपर टफ बना तो ठीक ठाक एसर्शन रीजन आपको देखने को मिल जाएगा इससे, और वो आएगा तो 100% छूटेगा। 99%, 99.9% लोगों से छूटता है, क्योंकि सब वेव्स को एम ही पढ़ के जाते हैं, कितने तो पढ़ के ही नहीं जाते। बात समझ रहे हो, सुनो गेम समझो। आहा भाई, यहां से वेव चली, इस वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो इस वाले पॉइंट को दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उसके पड़ोस वाले जो उसको खींचने वाले हैं, अरे है कि नहीं है। क्या हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है, अरे है ना। और यहां पर इस पार्टिकल की रफ्तार कितनी है, 0। एक्सट्रीम पे ऊपर ये वाले पार्टिकल की रफ्तार पूछ रहा हूं, एक्सट्रीम पे पार्टिकल की रफ्तार कितनी है, 0। एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कि मीन पोजीशन पे। प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी सबसे ज्यादा कहां है, मीन पे। कहां है, मीन पे ना। हमें हमेशा इस बात का पता रहना चाहिए कि ये कहां इधर से सीधा बना रहे हो और इधर से कहां उल्टा बना रहे हो। तो यहां से उल्टा का कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है, 0। हमको दिख रहा है कि दीवार में पार्टिकल फिक्स है और वो चल नहीं सकता, तो उसका एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब ही है कि कोई दूसरी वेव जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है वो जस्ट इसके ऑपोजिट है। और जब यहां पे कंप्लीट सुपरपोजिशन होगा तो वो सुपरपोजिशन आपको ऐसा दिखेगा, इसका एम्पलीट्यूड प्लस ए है, इसका एम्पलीट्यूड माइनस ए है, नेट कितना हो गया, 0। ये आपको दिखेगा मीन पोजीशन पे, ये नहीं दिखेगा, ये सीधी लाइन दिखेगी। ये कैसे दिख पाएगा भाई, पार्टिकल जा पाएगा क्या यहाँ पे, नहीं। ये दिखाने का तरीका है कि अगर दीवार ना होती तो क्या ये वेव ऐसे जा रही होती। लेकिन यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है, 0। किसकी वजह से, दीवार की वजह से। मतलब क्या वेव पलटी मार के आई है तभी तो भाई, एनर्जी गायब थोड़ी कर दोगे यार कहीं। दीवार 100% इलास्टिक है, ये कोई एनर्जी ले नहीं रही है, बात समझे ना। तो एनर्जी को तो लौटाएगी ना यार, यही बाद में चल के। अभी यहां पे है, यहां पर भी मैं लगा दूं एक दीवार, तो इसी को बोलते हैं फिक्स्ड एंड, और ये वेव कन्वर्ट हो जाती है स्टैंडिंग वेव में। स्टैंडिंग वेव का नाम जानते हैं, ऐसी वेव जिसमें एनर्जी कभी खत्म ना हो। तो अगर सोचिए ये दीवार 100% इलास्टिक है, कैसी है, 100% इलास्टिक। आप यहां से एक पल्स देके छोड़ दीजिए, ये पल्स जाएगी, टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, फिर इधर भी एक दीवार है, उससे टकराएगी, फिर टकरा के वापस आएगी, और कंटिन्यूअसली इसके अंदर चलती रहेगी। ऐसा मैक्सवेल ने कहा था कि यही फिनोमेना इलेक्ट्रॉन में होता है जब वो अपनी ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा होता है। बात समझे ना। तो स्टैंडिंग वेव बनाता है, क्या बनाता है, स्टैंडिंग वेव। एनर्जी कहीं जाती नहीं है, वहीं रह जाती है। इसी वजह से उस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल फिक्स किया जाता है कि ये उस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है। अरे बात समझे ना। क्योंकि जब उसको ऑर्बिट कुदाना पड़ा तो हमने क्या देखा कि भैया एनर्जी देनी पड़ रही है, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है। फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जनरली जब हम पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है कि नहीं, अभी तुम लोगों ने पढ़ा है, नहीं कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, छोड़ो, फालतू की बात है वो सब, अभी नहीं।
तो यहां ये बात तुमको समझ आ रही है कि इस पार्टिकल को खींचने वाले दो अदर पार्टिकल्स है जो इसको खींच के कहां ले आ रहे हैं, मीन पोजीशन। कहां ले आ रहे हैं, मीन पोजीशन। अच्छा तुम इसको देखो तो, जब ये पार्टिकल ए जाएगा तो इसको कोई खींचने वाला है, कोई खींचने वाला है नहीं। इधर कोई पार्टिकल है क्या, इस छल्ले को नीचे खींचने के लिए कोई है क्या, नहीं। नहीं समझ पाए, सोचो ध्यान से, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये भाई, टाइम पास नहीं। ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां पर इसकी रफ्तार 0 है, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इधर वाली रफ्तार की बात मत करना, ये वेव स्पीड है। क्या है, अब इतना तो डिफरेंशिएट कर पाओगे ना कि वेव स्पीड क्या है और पार्टिकल स्पीड क्या है, कर पाओगे ना। हाँ, तो ये वाले पार्टिकल को अगर देखोगे तो दिस पार्टिकल विल परफॉर्म एसएचएम, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए। भाई तो ये जो पड़ोस वाला पार्टिकल वो क्या चाह रहा है, ये यहां रहे या नीचे है, कहाँ है, नीचे, नीचे चलना शुरू करे ना, तो ये इसको नीचे खींच रहा है, तभी तो रस्सी में तनाव पैदा हो रहा है। और वही तनाव मैक्सिमम है कहां पर, मीन पोजीशन पे। कहां पर, मीन पोजीशन। बात समझे, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर सबसे ज्यादा, और वहां पर वेव की रफ्तार भी सबसे ज्यादा है, और पार्टिकल की रफ्तार भी सबसे ज्यादा है। क्लियर है, तो वहां काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल जो था ये अपने पड़ोस वाले को फॉलो किया, पड़ोस वाले का एम्पलीट्यूड कितना था, ए। कितना था, तो इसका भी कितना होगा, ए। लेकिन इसका ए एम्पलीट्यूड पे रफ्तार 0 नहीं होगा, क्यों, क्यों, क्योंकि इसको कोई दूसरा पार्टिकल वापस खींच के लाने वाला है ही नहीं। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ये मन में बसना चाहिए, तब जाके कहानी बनेगी। पल्ले पड़ा है, तो हमने देखा कि भाई साहब वेव तो ए एम्पलीट्यूड की थी, और ये छल्ला साला गया 2a एम्पलीट्यूड पे। कितने पर गया, 2a एम्पलीट्यूड। प्रैक्टिकली देखने को मिला कि ये छल्ला कहां तक गया, 2a तक। बात समझ पा रहे हो, तो हमने कहा कि एक वेव इधर से ऐसी आ रही है, सिमिलर वेव। अब सोचो अगर ये दोनों वेव से एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करेंगे तो फाइनल सिचुएशन, ये इधर से सुपर इंपोज कर गई और ये वाली इधर से सुपर इंपोज कर गई, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2a। कितना हो गया, 2a। अब सोचो अगर ये वेव की इक्वेशन मैं कह रहा हूं कि y1 बराबर जो है वो है अपने पास a, स्मॉल a लिख लो, स्मॉल a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो y2 क्या होगा, y2 इक्वल्स टू इस वाली वेव का, इस वाली वेव का क्या, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझे कि नहीं, कोई फेस डिफरेंस आया क्या, कोई फेस डिफरेंस आया नहीं, एज इट इज वेव है ना यार, तो हो गया। अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो तो वाई नेट आ जाएगा। वाई नेट करोगे तो क्या, बोलो भाई, यहां पे क्या, ए को बाहर कर ले, और क्या बचा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और क्या, प्लस प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब सोचो सासू चोर, क्या भाई साहब, सासू चोर, एस प्लस एस में सासू चोर है ना, देखो एस प्लस एस में क्या है, सासू चोर, सासू चोर, चोर ससुर। ठीक, तो यहां क्या लिखोगे, ए की जगह हो जाएगा 2a साइन c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू का मतलब, सी प्लस डी बाई टू का मतलब क्या, के एक्स कटेगा, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाई टू, क्या ओमेगा टी लिख ले, अरे आया हो, हाँ भाई पल्ले पड़ा। और दूसरा वाला सोचो तो, क्या भाई, कॉस, क्या प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, माइनस माइनस के एक्स लिखोगे ना, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा नहीं, कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में, फोर्थ में आएगा ना जी, तो ये कॉस हो जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा, 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ये जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड। बात समझे, यहां सुनिएगा, देखिएगा यहां ध्यान से, 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी, अगर हम x का वैल्यू 0 डाल दें, x का वैल्यू क्या डाल दें, 0, अरे क्लियर है ना, तो cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1, एम्पलीट्यूड कितना आया, 2a, एम्पलीट्यूड कितना आया, 2a। तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, अभी आएगा अभी, इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। एट x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, पहले तो ये लिख लो, पहले तो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन लिख लो, a बराबर क्या है, 2a cos के एक्स। क्या हर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा,
सुपरपोजिशन में क्या हर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा? ए नेता, अरे का यार, का टाइम पास करे बेटा, या तो सुन लो या तो घरे बैठो। हाँ, मेहनत करो तो यहाँ बैठ के समय फोड़ रहे हो यार। देखो बहुत सारे लोग नहीं है यार, अपना अपना सब अपना अपना समय फोड़ रहे हैं, तो इसे समय फोड़ो ना यार, क्या करना है इतना पढ़ के, राजा थोड़ी बन जाओगे यार। पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है? देख रहे हो गला खराब है, चिल्ला रहे हैं। हाँ हाँ, ओझा सर, राजा ओझा सर पढ़े थोड़ी है यार, ओझा सर तो खाली बस। हाँ, तरुण सर के गुरु थे। हम्म हम्म अरे बहन, बहुत उम्र है यार, अभी जवानी, अभी जी लेने दो यार। पता चला अभी पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में चले गए, कोनो पकड़ के पेल दिया, बस हो गया काम खत्म। लो अभी जीवन जीने दो यार। हाँ, तरुण सर जाएंगे, चलो देखते हैं। तरुण सर बकैत आदमी चाहिए पॉलिटिक्स के लिए, जो ये कहेगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, उनसे थोड़ी हो पाएगी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो बकैत आदमी चाहिए, पहले आए तो आधा घंटा पहले वो बकैती करे। और दूसरी बात, हाँ, वीटी सर, सुधांशु सर, हाँ सुधांशु सर के अंदर लक्षण है। हाँ, क्या चीज? सुधांशु सर, कन्विक्शन, कन्विक्शन, वही तो बहुत बड़ी, वही तो पॉलिटिक्स में करना है, कन्विक्शन। अभी अभी मैं और सुधांशु सर एक चैनल बना रहे हैं वाईटी का। हाँ, पर्सनल चैनल, उस पर हम तफरी करेंगे बस। हाँ, तो ए बराबर क्या हो गया भाई साहब अपने पास? 2a cos के एक्स। अब सुनना ध्यान से, y बराबर हो गया 2a cos के एक्स, क्या? साइन ओमेगा टी, यही तो है ना जी। एम्पलीट्यूड क्या लिखे हो? ए बराबर क्या? 2a cos के एक्स। तो हम ये कह रहे थे कि इन अ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। सिंपल सी बात है, वेव्स का सुपर पोजिशन हो रहा है, क्या हर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है? यस सर। क्या हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है? हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है। बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स। एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, यस। इन अ प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड बोथ इज सेम, बोथ आर सेम इन अ प्रोग्रेसिव वेव। मैं सुपरपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहा हूं। इन अ प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड दोनों सेम रहेगा, लेकिन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा। क्या एम्पलीट्यूड बदल जाएगा? अबे तुम खुद सोचो, जब तुम प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन लिखते हो तो ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिखते हो ना। तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है? ए। कितना है? क्या हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए है? नहीं, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना। एक्स चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा। अब सुनना यहाँ पे, अगर हम कह रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ए बराबर कितना होगा? 2a। ए बराबर कितना होगा? 2a। अब पहले पढ़ा? यस सर। अच्छा, एट एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 डालो तो, एट एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 डालो तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 0। एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 0। नहीं आया? आया? सोच, तो इसी ऐसे ओपन पाइप बनती है। ओपन पाइप में जो वेव बनती है ना, वो ऐसी बनती है, पहली वेव, प्राइमरी वेव। और अपन कहते हैं कि ये जो गैप है ना, ये किसका है? लैम्डा बाई 4 का। किसका गैप है? लैम्डा बाई 4 का। ये तेरा एक्स इक्वल्स टू 0, ये क्या है? एक्स इक्वल्स टू 0। सोच, 0 पे एक वेव इधर है, एक वेव इधर है, एम्पलीट्यूड कितना होगा? जो रिजल्टेंट वेव बाहर निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए कितना होगा? 2a। कितना होगा? और इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0। क्यों? कितनी डिस्टेंस पे? लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 वाले का एम्पलीट्यूड कितना निकल के आया है? 0। समझ आया? समझ आया? यही सेम काम स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग में थोड़ा सा आंखों से दिख जाता है, यहां आंखों से दिखता नहीं है। और जैसे मान लो अब हम कल स्प्रिंग लेके आएंगे, वाली जो लंबी वाली स्प्रिंग होती है रखे हैं, वो ले आके तुमको दिखाएंगे दूसरे एंड पे पकड़ के, जब सुपर पोजिशन होता है तो क्या होता है, पार्टिकल कैसे बिहेव करता है। ठीक है ना? जैसा पार्टिकल स्ट्रिंग में बिहेव करता है, सेम उसी तरह से पार्टिकल बिहेव करता है साउंड में। बस फर्क इतना सा है कि साउंड के जो वेव्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक लॉन्गिट्यूडनल है, अरे क्लैरिटी है, और जो
रस्सी वाले हैं वो क्या है, ट्रांसवर्स। जितने भी इंस्ट्रूमेंट वायर वाले होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार हो गया, गिटार में रस्सी लगी होती है ना, गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, ये सब, अरे बात समझ गए, ये सब कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, ट्रांसवर्स वेव, वो स्ट्रिंग बेस्ड है। उसमें जो नोट्स लिखी जाती है, नोट्स और एंटी नोट्स लिखी जाती है, वो रस्सी पे लिखी जाती हैं। और जितनी भी बांसुरी होती है, जो वैसे साउंड सिस्टम वाले होते हैं, बजाते हैं ना, भोपू इधर दबाने वाला होता है जो शादियों में होता है, अरे होता है, हाँ देखियो क्या बोलते हैं, कौन सा फोन बोलते हैं उसको यार, सेक्सोफोन बोलते हैं, अरे बोलते हैं ना, अरे बांसुरी समझते हो, हाँ फ्लूट, उसमें होल लगे होते हैं ना, वही होल्स इन नोड्स को कंट्रोल करते हैं, इन नोड्स को कंट्रोल करते हैं। बात समझ रहे हो, नाप के बनाए जाते हैं, ऐसा हवा में नहीं बनाया जाता है। और सस्तैया बांसुरी नहीं जो दो टो होल कर दिए बज रहा है, कोई एक ही कुछ अलग साउंड निकल रहा है, दूसरे कुछ अलग साउंड निकल रहा है, कोई सुर नहीं है, कोई ताल नहीं है, वो नहीं। बहुत महंगी आती है बांसुरी। हम देखो 40-40 हजार, 50-50 हजार, 60-60 हजार लकड़ी की बांसुरी होती है, इतनी बड़ी। आजकल तो बहुत मतलब चीजें बहुत हाईटेक हो गई हैं, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आती है कि उसमें तुम डायरेक्टली माइक कनेक्ट करो, वो चार्ज होगी, जो तुम फ्लो दोगे उसी फ्लो के हिसाब से चलेगी। लेकिन सब जो है वो सारी की सारी कैलकुलेशन कहाँ चलती है, इसी पर। बात समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक गिटार का नाम सुने हैं ना, नाम सुने हैं, वो उन्हीं पल्सेस के हिसाब से ही बजता है। बात समझ रहे हो, प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर, तो यही नोट्स एंटी नोट्स की प्रोग्रामिंग होती है। बात समझ पा रहे हैं, चलिए आइए देखिए। तो ये सब तो ऐसे बात बात की बात है, आसान आसान बात है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो इसको भी लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर और कहानी सिखाएं आपको। टाइम हो गया, अभी 6 मिनट है भाई, 6 मिनट में भी एक और चीज पढ़ा देंगे, लिखिए जल्दी लिखिए, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। 1 मिनट का है यार, उसमें कुछ है नहीं, या छोड़ो आओ देख लो। हाँ लिख, तो जल्दी लिख, 2 मिनट का समय है, घड़ी के समय से 2 मिनट, 54 हो रहा है, 55 56, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, लिख लो। नैनों की तो बात मेरा जाने है, सपनों के रास। हाँ बोनस दिया है क्या, क्यों, पता नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, पेपर रखे हो, देखो। द रेशियो बिटवीन एनर्जीज ऑफ 900 है यार, गलत टाइप है, मेरे पास जो आया था उसमें 900 लिखा था। हाँ हाँ ठीक। तो क्या लगाए थे, स्टेफेन बोल्ट्जमैन की न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, टी की पावर 4 वाला ना। हाँ नीट का इतना प्रैक्टिस करके जाओ, इतना टेस्ट दे के जाओ कि नीट का पेपर नया ना लगे भाई। हो गया, चलो भाई 56 हो गया, हाँ हो गया, हाँ पक्का जी, चले आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, हाँ एक और बात देखो, क्या है भाई, कि मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन है, इसके बीच में रस्सी लगी है इस तरह से, ये देखना, पल्ले पड़ रहा है, कुछ गेम समझ आ रहा है, क्या लग रहा है ये, दो रस्सियां हैं, दो रस्सियां हैं, एक रस्सी थोड़ी मोटी है और एक रस्सी पतली है, ठीक है ना। यहां पे ये दोनों फिक्स एंड है, इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव, कुछ जादू नहीं है स्टैंडिंग वेव, बस सिंपल सी बात है कि दोनों एंड क्या कर दोगे, फिक्स। अब सोचो, यहां पर अगर तुम एक पल्स जनरेट करते हो तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जैसे लाइट वाला होता था ना,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ट्रांसमिटिंग रे, था ना? हाँ, सेम वही कहानी है कि अब सोचो कौन सी रस्सी मोटी है? ये वाली। रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम याद है? कौन रेयरर कौन डेंसर? ये रेयरर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डेंसर। इसका म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। और इसका क्या हो जाएगा? म्यू2। अरे होगा ना? तो जब ये इंसिडेंट रे यहां जाती है, इससे टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होता है? सोचिएगा। जब ये इंसिडेंट रे टकराएगी तो टकराने के बाद अभी ये कैसे जा रही है? रेयरर से डेंसर। तो यहां से टकराने के बाद इसमें ऐसे वापस आती है। अरे क्लैरिटी है? और इसमें ऐसे डायरेक्टली आगे चली जाती है। अरे भाई दोनों रस्सी में टेंशन सेम होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों एक ही सोर्स से तो खिंचाए, यहां भी टेंशन टी और यहां भी टेंशन टी, लेकिन म्यू1 म्यू2 अलग अलग है ना? तो ऊपर वाले में रफ्तार कितनी होगी बोलो? इस वाले रस्सी में, इस वाली रस्सी में रफ्तार v1 में कितना होगा? रोप 1 में अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो यहां क्या लिखोगे? टी बाई म्यू1। और यहां पे क्या? v2। ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू2। ये होगा ना म्यू2। v2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू2। चाहे अब भाई इंसिडेंट है, चाहे क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, अगर इस रस्सी में है तो उसकी रफ्तार कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू1। अबे तुम धक्का थोड़ी मार रहे हो इसको, तुमने क्या किया है? यहां पे ऐसे टैप किया है, एक पल्स जनरेट हुई और वो आगे की तरफ भागी है। किस रफ्तार से भागेगी ये इस बात पे निर्धारित करेगा कि उसमें टेंशन कितना है। यहां से टकराई और टकरा के वापस आई। अरे वापस आई ना? तो अच्छा ये बताओ, ये एंड कैसे बिहेव कर रहा है तुम्हारे हिसाब से? फिक्स एंड है कि फ्री एंड है? सोच लो। अरे पलटी मार गई ना? पलटी कहां से मारी थी? कहां से? फिक्स्ड एंड से। तो जब वेव पतली रस्सी से मोटी रस्सी में जाएगी, कहां से कहां? पतली रस्सी से मोटी रस्सी में, तो इसको हम बोलते हैं रेयरर से डेंसर। तो जो कॉमन पॉइंट है, इट विल बिहेव लाइक फिक्स्ड एंड। इट विल बिहेव लाइक फिक्स्ड एंड। तुम्हें सवाल पूछ सकता है कि ये एंड कैसा बिहेव करेगा, फिक्स्ड एंड या फ्री एंड? सेम एज, अगर हम कहानी को थोड़ा पलट दें, अब हम कहें कि आपके पास ये रस्सी है, क्लियर है, और इसके साथ एक पतली रस्सी है, ये है। इस रस्सी के दोनों एंड्स को हमने क्या कर दिया? दोनों एंड को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। यहां पर हमने एक पल्स दी है ऐसे, तो ये पल्स यहां जाएगी, तो ये यहां ऐसे जाएगी, जाएगी ना? और जब ये पल्स इसमें पलटी मार के वापस आएगी, सोचो ये तुमने दिया है, एक पल्स तुमने जनरेट किया है, तो इस पल्स का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? ये वाला जो वेव दिख रहा है आपको, ये इसमें वापस आएगा एज इट इज, और इसमें आगे जाएगा एज इट इज। अरे क्लैरिटी? अब देखो क्या हुआ, ये पॉइंट कैसा बिहेव किया? फ्री एंड ना? अरे भाई जैसा गया वैसा वापस आया, तो ये पॉइंट कैसा होगा? फ्री एंड। क्या होगा? फ्री एंड। अच्छा ये अपने पास अभी भी वही है, म्यू2 है, और ये क्या है? म्यू1। यहां पे रफ्तार कितनी है? v1 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू1, और यहां पे क्या है? v2 दैट इज अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू2, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू2। अरे पल्ले पड़ा? अब सोचो, यहां पर क्या, चाहे वेव जा रही हो चाहे आ रही हो, हर सिचुएशन में रफ्तार कितनी रहेगी? v2। और यहां पे हर सिचुएशन में रफ्तार कितनी रहेगी? v1। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? तो हमको सवाल में गिवन होगा कि जो पल्स हमने जनरेट की है उसका एम्पलीट्यूड है ए आई। क्या है भाई? ए आई। तो यहां जो ट्रांसमिट हुआ उसका एम्पलीट्यूड होगा ए टी, और जो रिफ्लेक्ट हुआ उसका एम्पलीट्यूड होगा ए आर। अरे क्लैरिटी है? तो एटी जो होता है ये बराबर होता है 2v2। एटी किसके बराबर है? 2v2 अपॉन अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई। ए आई क्या है? जो गिरा, ए आई जो गिरा। यहां पे जो रिफ्लेक्ट हुआ ए आर, v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए। अरे बात समझे? क्या यहां सिचुएशन पलट जाएगी? यहां क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट वाले में क्या गया है? v1 की v2? ट्रांसमिट वाले में v1 गया है ना? तो इस सिचुएशन में at बराबर क्या लिखोगे? 2v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए आई। और रिफ्लेक्ट वाले में v1 माइनस v2 अपॉन
अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए। समझे कि नहीं? ये तुम्हारे पास दो सिचुएशन है। अरे क्लियर है? पल्ले पड़ा, ये दोनों याद कर लेना। फॉर्मूला कैसे आया इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, वैसे आज तक कभी इस पर सवाल नहीं पूछा गया, बट याद रहना चाहिए। क्या फ्री एंड फिक्स एंड की कहानी क्लियर है? जब यहां देखो वेव कैसे जा रही है, रेयर से डेंसर की डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। जब तुम डेंसर से रेयर जाओगे तो तुम्हारा फिक्स पॉइंट कैसे बिहेव करेगा? अरे कॉमन पॉइंट जो कैसे बिहेव करेगा? फ्री एंड। और जब डेंसर रेयर से डेंसर जाओगे तो फिक्स्ड एंड। क्लैरिटी है? yes. अब मिलते हैं अगली क्लास में थोड़े सवालों के साथ, ठीक है? और फिर बात करेंगे अगला ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग्स फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट वन एंड का, और कहानी पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है ना जी? चलिए मिलते हैं तब अगली क्लास में। कल, कल खत्म हो जाएगा ये माइक पार्टी, पार्टी संडे को।